गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज संवाद के 5वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संवाद एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बिहार एलुमनाई ग्रुप के द्वारा शुरू किया हुआ एक छोटा सा इनिशिएटिव है और ये एक नॉन पॉलिटिकल अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नॉर्मली कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग बिहार पॉलिटिक्स थ्रू जर्नलिज्म एंड ग्राउंड रियलिटीज़। मैं हूँ पूर्णिमा और मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर पास आउट हूँ और फ़िलहाल मैं प्रधान के साथ काम कर रही हूँ एज अ DA। आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है संतोष सिंह। ही इज़ अ पटना बेस्ड असिस्टेंट एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है जैसे द जननायक कर्पूरी ठाकुर, रूल्ड और मिसरूल्ड, कितना राज कितना काज, JP टू BJP एंड कामदेव सिंह। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं लाइक KC कुलिश इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन प्रिंट जर्नलिज्म, द स्टेट्समैन रूलर्स रिपोर्टिंग अवार्ड, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर डेवलपमेंट जर्नलिज्म एंड रेड इंक अवार्ड। इसके अलावा जो आज के हमारे मॉडरेटर हैं उनका नाम है रौनक। Ronak has done Masters in Development from Ajim Premji University and he is working to realize the vision for health for all. He is very active in improve the maternal and child health. इसके अलावा रौनक हैज़ ऑल्सो वर्क विद प्रधान और काफ़ी अच्छा एक ग्रास रूट पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू रौनक। थैंक यू पूर्णिमा फॉर द इंट्रोडक्शन। नमस्कार संतोष जी। मैंने बिहार के पॉलिटिक्स पर आपके काम को काफ़ी फॉलो किया है और आपकी किताबें काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करती है बिहार के पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में, ख़ास करके कर्पूरी ठाकुर के जीवन पे जो आपने किताब लिखी है। तो आज के इस सेशन का शुरुआत करते हुए मैं चाहूँगा कि आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बातें साझा करें, खास करके हमारे युवा ऑडियंस के लिए, और इस बात पर प्रकाश डालें कि आज की राजनीति और आज के युग में कर्पूरी ठाकुर कैसे रिलेवेंस हैं और उनका क्या रिलेवेंस है। धन्यवाद। तो इसलिए कर्पूरी ठाकुर को जानना चाहिए, नॉट जस्ट कि एक सोशल चर्न हो रहा था उसमें एक इम्पोर्टेंट कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुए। मुझे JNU DU ये प्रश्न बराबर पूछे जाते थे। ये जब मैं इस पर आ रहा हूँ, आप लोगों के मन में भी होगा कि जब मैट्रिक में जब जो क्लास 10 में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई, जब 67 में बनते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बनना तो चाहिए था इनको चीफ मिनिस्टर, लेकिन डिप्टी सीएम बनते हैं माया प्रसाद सिन्हा के अंदर में। तो ये मिलने जाते हैं डॉक्टर लोहिया से, तो डॉक्टर लोहिया नहीं मिलते हैं। तो ये 67 की बात, अक्टूबर में उनका डेथ हुआ जाता है लोहिया का, कुछ महीने की बात है, उनको जून जुलाई की बात होगी तकरीबन। तो उनके OSD और विलेज जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब नाराज हैं, नहीं नासाज है, तबीयत उनकी नहीं मिलेंगे। ये समझ गए, इंटेलिजेंट आदमी तो थे ही, लौट के आए। वो इसीलिए नहीं मिले थे कि दो जो बातें थी कि असिंचित जो गैर सिंचित जो भूमि है उसका लगान माफ करना और मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना। तो वो लौट के आते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में है और एग्रीकल्चर वाले से करके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ये निर्णय दोनों महत्वपूर्ण लेते हैं। तो अंग्रेजी की अनिवार्यता में लोग कहते हैं कि भाई वहां से हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया, लेकिन मैं उसको मानता हूं कि वो टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट था उस समय। आप देखिए कितने लोग उस समय मैट्रिक पास करते थे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी संजय प्रसाद सिंह नहीं रहे, मेरे चाचा अभी हैं, उनके बड़े संजय प्रसाद सिंह, ये दोनों अंग्रेजी बोलने जाते थे बारात में और इनको ब्रेसलेट की धोती 51 रुपया की विदाई होती थी, पूरे गाँव तक चर्चा होती थी। तो मैं बाद में जब बड़ा हुआ, जब कॉलेज जाने लगा, तो पिताजी से पूछता था पापा बोलते क्या थे। बोलते बेटा कुछ नहीं बोलते थे, बस अंग्रेजी बोलते। तो अंग्रेजी बोलना कि मैंने व्हाट यू स्पीक डजंट मैटर, दैट द फैक्ट दैट यू स्पीक इन इंग्लिश मैटर। ये तो एक कमाल का ह्यूब्रिस था ना भाई, कम्युनिकेशन का। तो ये चीज को खत्म करना, उसके कारण से क्या हुआ, कर्पूरी जी ने ये जब डिसीजन लिया, तो आप इमेजिन कीजिए, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, आई विश की गवर्नमेंट में से डेटा कलेक्ट किए होते।
कि पोस्ट डिसीजन के बाद कितने लोग मैट्रिक पहले पास नहीं कर पाते थे, उसके बाद कितने लोगों ने मैट्रिक पास किया, 12th पास किया, बाद में ग्रेजुएट बने। एक जो पौध आई, नॉट जस्ट की ओबीसी ईबीसी दलित की, इवन अपर कास्ट, तो इट वाज अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, इट वाज अ कास्टिस्ट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज बियॉन्ड द कास्ट एंड रिलीजन थिंग। तो जो लोग नहीं कर पाते थे, वो एक बहुत ही बड़ा उस कंटेक्स्ट, आज हम 58-59 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज के कंटेक्स्ट में हो सकता है मैं जस्टिफाई नहीं करता कि वो, क्योंकि अब ग्लोबल लैंग्वेज है सब, वो कॉलोनियल लैंग्वेज का हैंगओवर वाली बात नहीं है। लेकिन उस समय, उस कंटेक्स्ट ऑफ टाइम में, इट वाज टूल ऑफ एम्पावरमेंट, सोशल इक्विटी, जो भी कहिए, जो जो आप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उनका इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये वाला। और उसके बाद अब सोशलिस्ट पार्टी में है, सोशलिस्ट पार्टी विखंडित हो जाती है, फिर 67 से 72 तक में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, साथ एक मुख्यमंत्री बनते हैं छोटे छोटे दिनों के लिए। भोला पासवान शास्त्री 3 बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसी में 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह बनते हैं, 1.25 महीने के लिए बिंदेश्वरी मंडल बनते हैं, दरोगा राय बनते हैं, कर्पूरी ठाकुर भी बनते हैं, हरिहर सिंह बनते हैं, ये सारा चीज होता है। तो वो एक 67 से 72 प्रयोग का काल था, एक सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट का काल था। लेकिन उसने कांग्रेस का जो एक भूत था लोगों से उतार दिया कि कांग्रेस हराई जा सकती है, कांग्रेस अपराजेय नहीं है, ये जी। बताया। लोहिया ने 65 में आकर शुरुआत किया ये काम, 67 में फिर वो उन्हीं की आंदोलन चलाए हुए, उसमें से एक बड़े नायक कर्पूरी ठाकुर वहां से उभर करके आते हैं। फिर कर्पूरी ठाकुर को क्यों जानना चाहिए कि हमने किताब क्यों लिखी उस बात की, हम आप चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की एक कंसेप्ट दिया कोटा विद इन कोटा का, कि कोटा के विद इन कोटा होना चाहिए। और देखिए, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आप बात कर रहे हैं सोशल इक्विटी की बात कर रहे हैं, इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं, क्या मुंगेरी लाल कमीशन को सपोर्ट किया था? मुंगेरी लाल कमीशन का पूरा ड्राफ्ट कर्पूरी ठाकुर ने तैयार किया था एज चीफ मिनिस्टर। इसका इम्प्लीमेंट भोला पासवान शास्त्री 1971 में किया। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, टेबल कहाँ कब किया गया? अनदर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में, 76। व्हाट डिड यू डू देन फ्रेंड? तब आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया। न मुंगेरी लाल कमीशन को सेटअप के टाइम में किया, न सबमिट हुआ तब किया। और 76 से लेकर के आप इंतजार करते रहे, ये 78 के नवंबर में कर्पूरी ठाकुर करता है। तो एक बहुत सेवा है विधानसभा में, तो कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्र को कि सर, डॉक्टर साहब बोलते थे, डॉक्टर साहब आप ही को तो मिला था, आप क्यों नहीं किए थे? तो ये जब आया, आज हम बात जस्टिस रोनी कमीशन की बात करते हैं, और उसमें बात करते हैं कि ओबीसी में कितने ऊपर ऊपर कैसे रह जाता है, नीचे तक फिल्टर डाउन नहीं कर सकता है। तो ओरिजिनल आइडिया ये था, ओरिजिनल आइडिया 12 और 8 का था। जो कहानी नहीं जानते हैं वो बताना चाहता हूँ, जो कम लोग जानते हैं, 26 का आइडिया नहीं था, 12 एबीसी का था, 8 ओबीसी का था। तब और जो घटक दल थे, उसमें जनसंघ भी था। जनसंघ को लोग वेलीफाई करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा उनका प्रेज भी कर रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप में काम किया, और जो लाइन पार्टनर, उन्होंने कहा नहीं, 3% महिलाओं को और 3% गरीब सवर्णों को, जो कि बाद में ईडब्ल्यूएस 10% मोदी जी ने बाद में किया, ये वहीं से। तो एक रिजर्वेशन के अंदर में वर्टिकल भी कोटा होता है और हॉरिजॉन्टल भी कोटा होता है, सारे पाइनियरिंग है। कोटा विद इन कोटा पाइनियरिंग है, महिलाओं को कोटा देना पाइनियर है, अपर कास्ट गरीब को कोटा देना पाइनियर है। तो ये सारी चीजें एक साथ हुई 78 के नवंबर में, और उन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं की। वो 1.5 बरस उन्होंने इंतजार किया, विमर्श का इंतजार किया। कोई अगर दूसरा मुख्यमंत्री होता तो चौथे बरस में करता कि हमारी सरकार नहीं चली जाए, रिस्क हिज गवर्नमेंट। और हुआ, रिएक्शन हुआ, उसमें समाज कैसा था कि अभी भी अपर कास्ट ड्रिवन स्ट्रक्चर था। और फॉर दैट मैटर कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उनको रजिस्ट करना पड़ा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा से उनको आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी है, उसमें 60 वोट से मत के जीत करके आते हैं। तो मैं सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो अराइवल होता है कर्पूरी ठाकुर का, वो उसमें मैं मानता हूँ ये एक दूसरा चरण था। पहला चरण 67 को आप मान सकते हैं, दूसरा 77 को दूसरा चरण था, और थर्ड में तो मंडल आ गया, जिसमें कि वीपी सिंह, लालू प्रसाद आते हैं। तो ये 3 में लैंडमार्क मानता हूँ, और तीनों लैंडमार्क में कहीं न कहीं कर्पूरी ठाकुर हैं। उसमें पिछले लैंडमार्क के समय में कर्पूरी ठाकुर जीवित हैं, मतलब थोड़े दिन पहले मृत्यु हो गई है, लेकिन वो मूवमेंट शुरू हो गया था। उसके पहले बीपी सिंह सब, जन मोर्चा सब बनाना शुरू कर दिया था।
तो तीनों मूवमेंट के लैंडमार्क, तो कर्पूरी ठाकुर जो कोटा विद इन कोटा लाते हैं, वो उनका लैंडमार्क डिसीजन होता है। उस बात को लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एक उन्होंने आधारशिला रखी कि जो कि लोहिया बोलते थे कि विशेष प्रतिनिधित्व की जो बात करते थे, कि उसको बाद में हम लोग रिजर्वेशन के रूप में सिंपल वर्ड्स में जाने। पहले ये कंसेप्ट था कि इसको एक जो कि हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हिस्ट्री में, उसको कैसे बराबरी के रूप में दिया जाए। फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप्स आए। वो एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट है, इनइक्वलिटी वाला पार्ट है, तो वो तो इसके कोर में भी है। बाद में इसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब जेफरी विट्सो की किताब जब पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट, बहुत ही खूबसूरत किताब है। उन्होंने 10 बरस बिहार में रह करके लिखा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो वो बताते हैं कि प्री और पोस्ट, प्री इंडिपेंडेंस में सेंसिटाइजेशन था, जो सारे अपर कास्ट के सरनेम लेने की होड़ मची हुई थी। लेकिन बाद में पोस्ट के बाद जब कोटा आता है, रिजर्वेशन, लोग अचानक अपने सरनेम की तरफ भागना शुरू करते हैं। और तो आप देखिए, प्री 80 तक आप देखते हैं कि जो उसके पहले आप देखते हैं जो ओबीसी नेता होते थे, किसी बड़े नेता के साथ में देखेंगे तो हाँ, एक सीताराम केसरी, एक राम लखन सिंह यादव, बट उनकी आइडेंटिटी एक पर से ओबीसी लीडर के रूप में नहीं है, एक सहयोगी के रूप में है, जो कि ओबीसी समुदाय से आता है। ये जो ओबीसी असर्सन होता है, ये पोस्ट कर्पूरी फेनोमेन है। कर्पूरी जननायक थे, उनकी जाति का आधार तो 1.5% है, तो जननायक क्यों बने? ये पोस्ट कर्पूरी फेनोमेन। लालू प्रसाद जब आते हैं, लालू प्रसाद के कालखंड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: मंडाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, थर्ड पार्ट इज यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। द मोमेंट इट बिकम्स यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो फिर वर्टिकल स्प्लिट हो जाता है, ईबीसी का एलिनेशन शुरू हो जाता है, नीतीश कुमार की एंट्री हो जाती है, एनडीए एक प्लेयर हो जाता है। फिर अब देखिए, अब कट टू देखिए कि पोस्ट 90s और 2000 के बाद का फेनोमेनन है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी मल्लाह के नेता हैं, ठीक है, लालू जी तो यादव के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता, पान सवासी पानर के नेता आईपी गुप्ता। तो ये जो एक एक जो डिवीजन होना जो शुरू हो गया, फर्दर फर्दर सेग्रीगेशन शुरू हुआ, ये एक रिजर्वेशन के कंसेप्ट लेके शुरू करते हैं। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर ने जिस असर्सन की, कास्ट असर्सन की बात की, वो एक पॉलिटिकल टूल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल हो रहा है, और ये सैडली एम्पावरमेंट के रूप में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं बोलता चला जाऊंगा, आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि वो मैं कर्पूरी जी। छेड़ दीजिएगा तो चूंकि लिखा है। जी जी। तो जो आपने अभी बोला भी संतोष जी, कि अभी की जो राजनीति है, अभी का जो कास्ट बेस्ड राजनीति भी बोल सकते हैं, उस टाइम अभी एक फ्रेगमेंटेशन और भी देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप भी फ्रेगमेंट हो रहे हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिविल सोसाइटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना स्ट्रांग है या उसकी ताकत घट रही है? कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी ताकत की बात? जी, जैसे अभी कास्ट देखिए अलग पॉलिटिक्स। अलग कास्ट में भी फ्रेगमेंटेशन हो गया है। जैसे आपका एससी हो गया, एससी में भी तीन चार नेता हैं जो हाँ, कि उसको लीड कर रहे हैं। फिर ओबीसी में भी अलग अलग ग्रुप जो है, तीन पांच छह नेता आ गए हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं आज की बिहार की राजनीति में? अब देखिए, अब क्या है ना, पहले हम लोग बोलते थे कि डेवलपमेंट के टर्म्स में बोलते थे कि एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, अब वो कास्ट के टर्म में भी है, इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है। आप हम्म। बराबर भागीदारी जब मानते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, तो वो होता है। अब जैसे कि आप मुकेश सहनी का है, ऐसे अगर आप लीजिएगा मल्लाह दो, लेकिन वो हम्म। कहते हैं कि नहीं, केवट केवटी और 10-12 गिना देते हैं, बिंद वो जी। करीब 10% है। और फिर उसके ऊपर ब्लॉक बनाएंगे, एबीसी 36% का है, तो मैं 36% का नेता हूँ। तो हम्म। वो एक जो एसर्शन है रिप्रेजेंटेशन का, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, वो ये लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं कि भाई एक, ये कभी एक ही जमाने में राम लखन सिंह यादव दूसरे पक्ष में होते हुए ये चाहते थे कि कर्पूरी जी नेता बन जाए, कम से कम एक पावर ट्रांसफर हो जाए अपर कास्ट टू ओबीसी, ये चाहते थे। लेकिन अब हो गया कि हमारा फर्स्ट पावर ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन अब हमारा सेकंड पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई मल्ला सेड, मुकेश सहनी सेड
कि हम्म। हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। व्हाट ही, अगर उनके पॉलिटिकल सेल्फिशनेस को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें, अगर कोट अनकोट, तब व्हाट इज हिंटिंग एट द थर्ड पावर ट्रांसफर। भाई अपर कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया, ओबीसी से ईबीसी कब जाएगा, दलित कब जाएगा? उत्तर प्रदेश में तो मायावती बन गई। हमारे यहाँ दलित जितने बने प्लेस प्लेस होल्डर्स बने हैं, वेदर इट वाज भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास और जीतन राम मांझी, ऑल वेर प्लेस होल्डर। उन्होंने मायावती की तरह जीत करके अपने बूते पर अपनी शर्तों पर सरकार नहीं बनाई। तो अभी हमारा पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो अब जितने नेता इस तरह के इमर्ज कर रहे हैं, रीजन वाइज कोई नेता होंगे, कोई सीमांचल से उभर करके आएंगे, कोई शाहबाद के नेता होंगे, कोई मिथिलांचल के नेता होंगे, तो ये सब है रीजनल एस्पिरेशन, सोशल ग्रुप्स हम्म। का एस्पिरेशन। तो वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन इसको होना ही था। जैसे जैसे जी। पावर जो है, पावर स्ट्रक्चर में प्रिपेंटेशन, नीचे की स्ट्रक्चर में लोगों को समझ आएगा, एजुकेशन बढ़ेगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक इलेक्शन के टाइम में बहुत बड़े क्वाइन के रूप में इस्तेमाल होगा। आज के जी। डेट में हम प्रशांत किशोर को क्यों डिसमिस कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ही इज टॉकिंग एवरीथिंग गुड, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि भाई हम आपको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे हेल्थ देंगे, आपके बच्चे यहाँ पढ़े, माइग्रेशन को रोक देंगे। इसलिए कि बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है अभी भी बहुत ही कास्ट रिडन है। इस कास्ट रिडन स्ट्रक्चर में सबको कास्ट एक कॉइन की तरह लगता है कि किसके पास स्ट्रॉन्गर कॉइन है, किसके पास 5 का है, किसके पास 10 का है, किसके पास 20 का है। हम्म। इसीलिए लालू लालू प्रसाद नींद में उठ के कहेंगे कि हम 20% के नेता हैं, वो बात सही हो जाएगी। इवन ही डज नो ही वुड नॉट कंपेन, फिर भी 18 से 20% आएगा, क्योंकि वो उनका एक बड़ा जाति आधार है। ये सैड है। अब ये कास्टिस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी जी। है। ये सिर्फ जी। बिहार फेनोमेनन नहीं है, ये जी। और जगह है। बिहार ज्यादा बदनाम है। आप अगर इनकी किताब पढ़ेंगे, फ्रेंसिन आर फ्रेंकल और एमएसए राव की एडिटेड किताब कास्ट डोमिनेंस के बारे में, बहुत अच्छी किताब है, आप सब लोग जानते होंगे। तो उसमें पूरा साउथ से लेकर के नॉर्थ तक में जो पावर स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफर नीचे की तरफ जाता है, उसकी चर्चा की है। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कास्ट हिडन है। आप जो बात बोल रहे हैं, ये चीजें आसानी से समाप्त नहीं हो सकती है। जी। जी। बल्कि मुझे तो लगता है कि एजुकेशन आने के बाद भी फर्दर परपिट्रेट कर रहा है। द काइंड ऑफ बाइल्स यू सी ऑन सोशल मीडिया, इट इज वेरी, मतलब अलार्मिंग। अच्छा नहीं लग रहा है कि नए नए बच्चे सब किस प्रकार बोल रहे हैं गाड़ियों में। अब कास्ट के सरनेम लिखने में, अरे भाई यू हैव द सेंस ऑफ प्राइड, बट वो हम्म। सेंस ऑफ प्राइड कंफ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। जी। इट शुड नॉट बिल्कुल। बी म्यूचुअली कोरोसिव, इट शुड नॉट बी म्यूचुअली कोरोसिव। बिल्कुल। यस बिल्कुल। रौनक। जी संतोष जी। तो आपने तो बताया, और हम फील भी करते हैं, बिहार में या भारत में ही देख लें तो कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी रहा है। इस बीच में आजकल हम जो है अलग अलग थोड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव, एक दूसरी आवाज भी सुनती हुई सुनाई देती हुई दिखती है। अगर खास करके गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स, जो कि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार का पॉपुलर होना और उनका सरकार में आना और इतने दिन तक बिहार का राज करना। इसके अलावा अभी जैसा आपने बोला, जन सुराज का भी जो पूरा नैरेटिव है, वो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट बेस्ड है। तो अभी कितना जगह आपको लगता है कि इन सब नैरेटिव को मिलेगा आज के बिहार के पॉलिटिक्स में? कास्ट तो है ही, पर इंटरसेक्शन होता है बहुत टाइम में, दो तीन चीजें मिल करके भी सेव करती है। तो अभी इस पर इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, अभी पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने किया, 51 की लिस्ट निकाली। जी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसे हुई? आरसीपी सिंह कहते हैं कि पहले ही उम्मीदवार हैं वाल्मीकि नगर से, थारू जाति से आते हैं, थारू शेड्यूल्ड ट्राइब। हम्म। तो आप जब इतने सारे नारे बोल रहे थे डेवलपमेंट पैराडाइम के, आप कीजिए, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आपको जताने बताने की क्या जरूरत थी? लोग जान जाएंगे भाई, आप रिप्रेजेंटेशन की पब्लिक के हिसाब से देंगे, जो आबादी के हिसाब से है, इट इज इम्प्लिसिट। जी। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं, इसके मतलब आप कंसर्स हैं। आप जिस हम्म। मॉडल की बात कर रहे थे, वो मॉडल सक्सेसफुल है। आप, ये बहुत ही टेस्ट केस होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि नीतीश कुमार वुड नॉट गो डाउन इन हिस्ट्री एज ए कास्ट लीडर। लेकिन उन्होंने एक डेवलपमेंट को एक तरह से, यही कहिए कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ
it was it is my vanilla and chocolate theory just to जी। popularize it. You keep a cone of vanilla, on the top of it you have the chocolate. The chocolate is development, and it melts. When the once it melts, you see the car all हम्म। white. जी। हाँ, वो आपको दिखेगा। लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से कमाउफ्लाज किया वेरी सक्सेसफुली कि एक 14% के जन आधार का नेता अब 15 साल शासन रहा, फिर अब स्ट्रगल कर रहा है, और एक लेस देन 3% जन आधार का नेता जिसने अपनी कास्ट की कोई बात नहीं की, कुर्मी चेतना रैली की 94 में जाने के बाद कोई कास्ट सभा में नहीं गया, अपने आप को कास्ट नेता बनाने पर उसको विरोध है। वो नीतीश कुमार सिंह नहीं लिखता है, उनके पिताजी का नाम राम लखन सिंह वैद्य था, वो नहीं लिखते हैं, कुमार लिखते हैं। उन्होंने सरनेम ड्रॉप कर दिया एंड इज वेरी हैप्पी विद दैट। तो जी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया कि यू प्रैक्टिस कास्ट ऑन वेरी वेल्ड मैनर। इलेक्शन के टाइम में उस चार्ट को बढ़िया से देख लो, बट यू टॉक ऑफ डेवलपमेंट। आप मतलब उस डेवलपमेंट को इस तरह से, बिजली, सड़क, पानी, अब थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की अब थोड़ी सी चर्चा हो रही है फोर्थ हम्म। पेज में। तो ये चीजें टूट नहीं सकती है, लेकिन डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से आप जोड़ सकते हैं। दैट इज वाई नीतीश कुमार बिकम सच एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। आप उन्होंने बहुत ही फेमसली एक बार कहा था, अब तो अच्छे स्वास्थ्य नहीं है जब, कि कुछ भी हो जाए कोई गाली नहीं देगा। पीपुल कैन क्रिटिसाइज मी बट नो बडी विल अब्यूज मी, एंड हाउ राइट ही। और ये बात है। तो जो भी है अभी, जो कि कार्तिकेय बात्रा बोलते हैं, मैं आई लाइक दैट टर्म, कि ये सरकार जो है लोग प्रिजर्वेटिव है, ये कहता है प्रिजर्व करना है हमको, भैया इसे खराब नहीं आ जाए, जो है कम से कम ठीक है। हम्म। तो वाई देयर, ये इसीलिए इट इज बिकॉज ऑफ दैट नीतीश फैक्टर, जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि भाई कास्ट वास्ट तुम प्रैक्टिस जहां जहां करते हो, बट डू नॉट गेट एग्रेसिव अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड आप देखिएगा कि नथिंग टू क्रिटिसाइज आरजेडी, आई हैव वेरी सो मेनी गुड फ्रेंड्स इन आरजेडी एज वेल एज इन बीजेपी। अब वो जब जाते हैं फील्ड में, तेजस्वी डजंट वांट इट दैट वे। यू विल सी द एग्रेशन ऑफ यादव, अननेसेसरी नॉट नेसेसरी। उससे क्या होता है कि अलाइनमेंट में दिक्कत होती है। आप तीनों ओबीसी अपर कास्ट कब साथ में है? 1933 त्रिवेणी संघ जब बना हम्म। तब आए थे। और उसके बाद फेमसली कब आए? 90 में जब आप जनता पार्टी की सरकार, ये जनता दल की बंद की गवर्नमेंट, तब आए। थोड़े से 70 को थोड़ा माइनस कर रहा हूँ। फिर मैं उस बीच का अगर छोड़ के देखें तो मैं मानता हूँ 2015 में जब लालू जी और नीतीश जी एक साथ आते हैं, दो बड़ी सरकार। अदरवाइज आप फील्ड में जाएंगे, वेयर देयर इज डोमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ कोई भी कास्ट हो, जस्ट याद हुआ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का ज्यादा पॉपुलेशन होगा, मोर सो, क्योंकि वो 14 पॉइंट समथिंग 2 है। तो एक 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 थोड़ा सा एक कहते हैं कोहेशन मिसिंग होता है, जो कि बड़े नेता मिल करके 15 में पार्ट दिया था। वो चीजें नहीं होनी चाहिए अब, लेकिन ये चीजें होती है। तो आप जो बोल रहे हैं कि कास्ट का प्ले, इंटरप्ले, ये चलता रहेगा, इतना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन आप, नीतीश कुमार ने ये प्रूव किया कि डेवलपमेंट के स्लोगन को देख करके आप चला सकते हैं, लेकिन वही सिर्फ काम नहीं करेगा। एक बार मुझे हम्म। 2015 के इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने किताब में कहा था कि मैं बाढ़ में लाया एनटीपीसी, में चुनाव 2004 का हार गया बाढ़ से, क्या मिला विकास से मुझे? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लालू जी के पास क्यों गए, बोले कि क्योंकि जन आधार के नेता है। तो हम्म। सी द वही लालू प्रसाद देखिए, जब रेलवे में गए हैं तो मैनेजमेंट गुरु बनते हैं। ही हम्म। आल्सो कम्स बैक टू डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। तो डेवलपमेंट अभी देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, कैसे लाभार्थी की हम बात कर रहे हैं। हाउ आवर डेमोक्रेसी हैज गॉन इन डीबीटी मॉडल, आई कॉल इट डेमोक्रेसी इन डीबीटी मॉडल। अभी हम्म। सारे अपने डोल्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, लाभार्थी योजना हाउ हैज बिकम इट आल्सो दैट्स अ वेलफेयर स्टेट में, इट्स वेलफेयरिज्म, अल्ट्रा वेलफेयरिज्म, जो भी कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का पार्ट तो है ही। तो वो पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन जो कास्ट स्ट्रक्चर है, वो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आप वो चार्ट लेके आपको बैठना है। अभी स्वर्ग नहीं हुआ इधर, अभी बिल्कुल। टाइम है। बिल्कुल। जी। तो आपने जो मेंशन भी किया है संतोष जी, जन सुराज पार्टी के बारे में, तो ये जो नई पार्टी है, इनका बात अगर नैरेटिव देखें तो उसमें डेवलपमेंट है, पर आप बोल रहे हैं कि कैंडिडेट अगर उसको एनालिसिस करें किस तरह से चीजें होती है तो कास्ट भी बिल्कुल है।
इनका टारगेट वोटर ऑडियंस आप किनको देखते हैं कि किनको ये टारगेट कर रहे हैं, और इसका क्या असर पड़ेगा जो हमारे दो बिग अलायंसेस हैं बिहार में उस पे? हाँ, तो ये प्रश्न जब प्रशांत किशोर से पूछा जाता है तो बोलता है आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं। अब घूम फिर कर कोई वही वही क्वेश्चन पूछते हैं। मानना लेकिन नहीं आप पूछ चाहते सकते हैं। हैं। हाँ, नहीं, आप पूछ सकते हैं। और जब उनको कोई बोलता है कि डिसरप्टर बोल देगा, किसी का वोट काटेंगे, तो और गुस्सा जाता है। एनीवे, देखिए, हाँ। मैं ये मानता हूँ कि कोई पॉलिटिकल प्लेयर आता है, मैं इस सब से, मुझे एकदम पसंद नहीं है किसी का वोट काटते हैं। हम्म। आप दुनिया में भी आते हैं तो अपनी जगह बनाते हैं, आप किसी का बिल्कुल। जगह काटते नहीं है। बिल्कुल। चौथे भाई बहन के बाद पांचवा सिबलिंग जब आता है तो किसी की जगह लेता नहीं है, अपनी जगह बनाता है। जी। तो कोई जब नई पार्टी आती है तो कोई, पता है ना अंग्रेजी में, टू कार्व a niche, तो वो अपना जगह बना रहा है ऐसा। तो वो क्या है कि बात कर रहा है, मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि कब तक करके वोट दीजिएगा, कि भाई ये हार जाएगा तो इसको दे दीजिए, अपने बच्चों के लिए कब वोट दीजिएगा। कह रहे भाई हमारे पास नवोदय क्यों नहीं बोला, एक सिमुलतला जमुई में क्यों है, हम रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए आप उस अच्छे मॉडल को, पंचायत लेवल पर क्यों नहीं हो, आपके बैकयार्ड में नौकरी क्यों नहीं मिले आपको। वो सारी बातें अट्रैक्टिव बोल रहा है, लेकिन एक हम्म। कोई पॉलिटिकल पार्टी के जन्म लेने के लिए अच्छी तरह से तीन हम्म। बरस काफी नहीं है मेरे हिसाब जी। से। इट्स अबाउट टाइम। और बिल्कुल। जिनको जिनको उन्होंने टिकट दिए हैं, सम ऑफ देम है वेरी गुड प्रोफाइल, ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सेना वाले होंगे, ठीक है, फाइन। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी क्या आपके सीवी से बनती है, आपके एकेडमिक और अदरवाइज सीवी से बनती है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है नहीं। ये तभी बनती सीवी से, एक एक्सेप्शन में बनती है, जब आप सिनेमा के स्टार हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, एक्टर हैं, खेसारी लाल यादव आकर कहीं से जीत जाएंगे, मनोज तिवारी जीत जाएंगे, वो है। मैं उसके अलावा, जिसमें कि एक पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर एलिमेंट है, उसको छोड़ करके, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके, वो तो अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़ते हैं। तो एक हेडलाइन था, किसका था मुझे याद नहीं, मुझे बहुत उसकी क्लिपिंग बहुत दिन से पड़ी थी। तो उसका हेडलाइन था, अमिताभ कई गुना बहुगुना, बहुगुना, हेमवती नंदन बहुगुना हार गए थे, तो हेडलाइन था अमिताभ कई गुना कॉमा बहुगुना। तो दैट शोज द पॉपुलर एलिमेंट। तो बिसाइड दैट पॉपुलर एलिमेंट, मेरा क्वेश्चन है कि डियर फ्रेंड, हैव यू इन्वेस्टेड योर टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूंसी? कितने लोगों का आपने राशन कार्ड बनवाया है? कितने लोगों के लिए ब्लॉक में जा करके उनके जो इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, उनकी हम्म। राशन की समस्या है, बेसिक बेसिक, उनके बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं फील्ड में। वो ये कहेंगे हम्म। मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। सरकार की योजना का, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रतिनिधि करवा दे, उतने में जीत जाएगा। तो मेरे हम्म। कहने का मतलब है कि आप फील्ड में जाकर के अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी, कितना इंटरेक्शन है, कितने घर में जाके आपने जल संवाद किया है, बिना प्यास लगे हम्म। पानी कितनी जगह पिए हैं आप? मेरे पिताजी शिक्षक थे, हम्म। मैंने एक कविता ही लिखी है, कभी दूसरे मौके पर सुनाऊं, मेरा दूसरा पक्ष है जल संवाद। मैं जहाँ रिपोर्टिंग में जाता हूँ मैं पानी पीता हूँ, प्यास नहीं लगने के जी। बावजूद भी, मैंने जी। पिताजी से सीखा है। सिंबॉलिक। क्यों? क्योंकि पानी पी के आप पैरिटी देते हैं, आपको आप समानता देते हैं, भले ये प्रिटेंडेड लगे आपको जो भी है, लेकिन आपको बराबरी का हक देते हैं। उसके बाद जो बातचीत शुरू होती है, एक कंफर्ट लेवल से शुरू होती है, तब वो लोग ओपन अप होते हैं, आपको बताते हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो कैंडिडेट दिए हैं, वो जितने 3 बरस में कर सकते थे उन्होंने किया है। तो आपका हम्म। क्वेश्चन था कहाँ से आएंगे, सब जगह से थोड़े थोड़े आएंगे। थोड़ी सी हम्म। महिलाएं आएंगे, थोड़ी सी मुस्लिम आएंगे, थोड़े से ईबीसी आएंगे, अक्रॉस द कास्ट लाइन थोड़े से अपर कास्ट आएंगे। इस तरह अगर बांट के देखेंगे, और हम्म। कुल मिलाकर के क्योंकि 243 सीट पर लड़ेंगे, तो हम्म। 7 से 10% की उनकी कंस्टिट्यूंसी बन सकती है, जो कि आगे में उनको काम देगा। जब 30 में लड़ेंगे तो वो उनके लिए बहुत हम्म। अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर करेगा। और अभी लोग कहेंगे कि अरे उसका घूम तो रहा है, बात तो बहुत अच्छा करता है, कैंडिडेट बड़ा कमजोर है। फिर पूछेगा हम्म। जीतेगा क्या, कहीं वोट बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? इस बार देखते हैं। ये हम्म। सब बात, यही आप भी घूमेंगे, यही 3 4 लाइन सुनेंगे। तो वो एक, ये केजरीवाल फैक्टर यहाँ नहीं हो सकता, ये जी। दिल्ली नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। वहाँ के आप तो, हाँ, ये मॉडल वो लोग केजरीवाल का एग्जाम्पल देते हैं, ये बिहार है। अगर हो जाएगा तो आई आई वुड बी हैप्पीली सरप्राइज।
नो प्रॉब्लम, विश प्रशांत ऑल द बेस्ट। लेकिन यहाँ मुझे तुरंत होता हुआ दिखता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुरा है ये अच्छा है, कि आपको, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 3 3 4 4 इलेक्शन लगा देते हैं और उनको पार्टी टिकट नहीं देती है, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, 25,000 वोट आता है। हम्म। तो आप देखिए कि जो जो 20 20 25 साल खपाते हैं, एक एक, कोई शादी होगा, किसी की सफलता होगी, किसी की डेथ होगा, बदस्तूर विदाउट फेल जाता है। उसके बाद भी इतना कनक की नाम, लोगों के नाम तक याद होते हैं कि भाई इस टोले में इनका इनका घर है, इसके घर के बाद उसका घर है। इतना करने के बाद तो क्या ये कैंडिडेट घूम पाए हैं? कितने डोर्स को इन्होंने कवर किया है? जन स्वराज को अगर सोशल मीडिया में आने से सरकार बनती थी, ये बहुत पहले बना चुके थे। सही बात। हाँ, हाँ, तब तो ये बहुत, 2 3, अभी तक 2 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हो। वो ऐसे ऐसे नहीं होता है, तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा। बट दिस सेड आई एम नॉट रूलिंग आउट प्रशांत किशोर फैक्टर। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे, हो सकता है कि माइट विन 5 to 7 सीट्स, और 50 सीट में इम्पैक्ट करेंगे, जो क्लोज बैटल होगा, जहाँ 5,000 7,000 10,000 का अंतर होता है, where he can tilt the balance either way. He can damage हम्म। JDU, he can damage RJD, he can also damage BJP. It's a हम्म। misconception that he will not damage BJP. Even हम्म। though he's accused of being a team B of BJP, so many people. I do not know the हम्म। fact. I do not have the any data or records to say कि भाई what is. और that is none of my business. वो काम नहीं है। As a जी reporter, मेरा बिल्कुल। काम है how it unfolds in the field. He is हम्म। getting great crowd, no doubt. But I would say crowd is the not the measure of support. This ट्रू। I have seen in 2015 election in Bhagalpur, when Prime Minister attended a Bhagalpur rally. It got 4 lakh crowd, and entire Bhagalpur was wiped out for NDA. The NDA lost all 9 seats. Crowd is not the measure of support. Not बिल्कुल always, maybe बिल्कुल। at time. जी। जी। I don't know. जी धन्यवाद संतोष जी। तो संतोष जी आपने बताया कि पॉलिटिक्स में कैसे ग्राउंड प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना आप प्रेजेंट हैं, आपके कैडर किस तरह से एक्टिव हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संतोष जी, मैं आप एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मीडिया का पॉलिटिकल नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करने में कितना रोल है, वोटरों की धारणा को बदलने में कितना रोल है, खास करके ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखते हुए अगर ये बात आप साझा करें। और अभी के आज के युग में मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया का कैसा इंटरेक्शन दिखता है। जी। एकदम बड़ा रोल है। बट वेरी सैडली, खास करके सोशल मीडिया आने के बाद, जहाँ की आप रिपोर्टिंग विदाउट फैक्ट करते हैं, बिना वेरीफाई किए करते हैं। हमको रोज 5 ट्विटर का दिल्ली से आता है कि ये देख लो क्या है। दे विल नॉट नेसेसरी टेल अस टू फाइल, बट कहेंगे देख लो। तो एक दो, आप किसी चीज को कहीं से उठा के डाल देते हैं विदाउट एस्क्राइबिंग द सोर्स, कि भाई हमको बताइए ना कि आया ओरिजिनेट कहाँ से किया। अगर ये नियम बन जाए कि भैया आपके पास जो फैक्ट बातें आई, ये ओरिजिनेट कहाँ से। दूसरी बात, खास करके ये यूट्यूब मीडिया आ गया है, यूट्यूबर आ गए हैं, तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो गई है, तो यहाँ रीड स्मार्ट होना पड़ेगा। और बहुत सारे अब लोग क्या कर रहे हैं, इस बार देखेंगे कि नॉट जस्ट द पार्टी, इवन इंडिविजुअल प्लेयर्स आर हायरिंग यूट्यूबर। तो इसमें आपको इतने मोटिवेटेड खबरें मिलेगी, पेड न्यूज, मोटिवेटेड खबरें, स्पॉन्सर्ड न्यूज, फिर उसका सोशल मीडिया पर बहराज। अगर आप देखिए कि, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने अजीत अंजुम के साथ, आई थिंक कल ही, मैं हिंदू के अमरनाथ तिवारी और संजय कुमार हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से। अमरनाथ जी ने बड़ी रुकी रुकी बातचीत की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, वैसे ही बोलते हैं, दैट्स द वे ही इज। प्रशांत किशोर के बारे में, ही इज नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग एंड ऑल। जो उनको जो ट्रॉल कर रहा है, उस ट्रॉल आर्मी के सिमिलर पैटर्न है। तो लग रहा है किसी ने उसको बिठाया है वहां। वो सारे जगह देख रहे हैं कि कहाँ सोशल मीडिया में चल रहा है। तो इतना ओवरडू हो गया है, इट इज श्योरली इम्पैक्टिंग विलेज में, जिसके पास मोबाइल आ गया है। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो गया है। तो अब सेकेंड लेवल में जो थोड़े से, जिनको थोड़ा बहुत बुद्धि है, जो इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजन कर सकते हैं,
दे वांट टू क्रॉस चेक। हम्म। अगर कोई दूसरा आएगा तो पूछेंगे कि चल रहा है ये, इसमें व्हाट्सएप पर देखे हैं, ये सच है क्या? तो इवन दे हैव द डाउट, वो ये है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। और सैडली मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सेन वॉइसेस हैं, उसको देखने सुनने वालों की संख्या कम है। अब ललन टॉप देखने वाले, जिस्ट जिस्ट देखने वाले, इवन अजीत जी के चैनल या रवीश कुमार जो भी है, उसके भी पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, जो एक क्रेडेंस के साथ खबरें देता है, या हमारा फोरम एक्सप्रेस का, या हिंदू हम्म। का, या शेखर गुप्ता का द प्रिंट है, तो ये देखने वाले जो वर्ग हैं, इसकी संख्या कम है। जो हमारे यहाँ कंज्यूम हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इंस्टा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है हमारे यहाँ। फिर उसकी ऑर्डर में आप ट्विटर और फेसबुक की सब ले सकते हैं। तो इसका ऑफकोर्स प्रभाव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने डेमोक्रेसी को अवेयरनेस बढ़ा दिया है। इनडायरेक्टली इन्होंने जनता को एजुकेट भी किया है। बहुत सारी चीजें आपके पास अब अवेलेबल है, कुछ भी टाइप कर दीजिए, मेरा नाम डाल दीजिएगा, मेरे बारे में आपको 4 फॉरवर्ड आ जाएगा, और मेरे ही कहीं जन इन्फॉर्मेशन को निकाल के वो दिखा रहा है। तो अब लोग है गूगल से भी पूछ रहे हैं, कम भी पढ़े लिखे हिंदी में पूछ रहे हैं, ऑडियो मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो इट्स a mix, मतलब there is no direct answer to your question, it's pretty mix, all depends on individual and the society. जी। जी। Yes. तो ऐसे में प्रिंट मीडिया कितना पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे अफेक्ट करता है? प्रिंट मीडिया सिर्फ नहीं रहा है, प्रिंट मीडिया के वेरियस फॉर्म आ गए हैं, जैसे हम ही हैं, हम ऑनलाइन में भी हैं, हमारा पॉडकास्ट है, हमारा वीडियो कास्ट है। तो हम हम्म। कन्वर्जेंट मीडिया हो गए हैं। तो जी। इस जो अगर आप क्रेडिबल नेम हैं, तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट है। जहाँ सोसाइटी के जो हमारा पाठक वर्ग है, वो एक अलग पाठक वर्ग है, ऑनलाइन हम्म। आने से संख्या बढ़ी है। ऑफकोर्स बड़े वर्ग में, जो पढ़े लिखे वर्ग में, ऑफकोर्स इम्पैक्ट है। अगर हम ये कहेंगे कि मास अपील है, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि मास तक तो हम पहुंचते नहीं है। तो हम्म। मास डिफरेंट चीजें कंज्यूम कर रही है, वेरियस वेरियस लेवल पर। ऑल डिपेंड्स ऑन द जो उसका जो क्या मेंटल फैकल्टी है, क्या कंज्यूम करना चाह रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। वो गाने में किसको सुन रहा है, वो आप देखेंगे कि अब कहीं भी देखेंगे, जो ओल्ड एज के लोग भी लगे हुए हैं, कुछ न कुछ वो सुन रहे हैं, कुछ हम्म। हाईली रिलीजियस चीज भी सुन रहे हैं, और ग्रह नक्षत्र राशि के बारे में सुन रहे हैं। तो सबके अपने अपने हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली अब सेगमेंटेड हो गया है। टेलीविजन श्रिंक कर गया है, अखबार श्रिंक किया है, तो उसने कंपनसेट किया ऑनलाइन आकर के, डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करके ये आ गया है। मुझे लगता है कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, उसको भी आप ले लें तो अच्छा जी। रहेगा। जी, बिल्कुल रौनक। बिल्कुल। हाँ। हाँ, कुछ माई बहन योजना ऐसे कुछ जी। पूछ रहे थे। जी। तो जैसे अभी बहुत सारे योजनाएं आए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, जो कि अलग अलग योजनाओं से इन्फ्लुएंस भी हैं। तो हाँ। उसका आप कैसे ये असर देखते हैं? मेट्रो आया है, फिर आपका डायरेक्ट कैश बेनिफिट प्रोग्राम वो आया है। देखिए, मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव जवाब दूंगा, मुझे बहुत सारी बातें कवर हो जाएगी जितने लोग पूछना चाह रहे हैं, उनकी संख्या बिल्कुल। शांत हो जाएगी उसमें। अब देखिए, मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी इन डीबीटी मॉडल। तो जब आप 4 टाइम्स की एंटी इनकम्बेंसी है, तो और आपके चीफ मिनिस्टर उस लीडरशिप रोल में नहीं है, उस फास्ट में नहीं है, इज नॉट एबल टू फेस ऑडियंस, इज नॉट एबल टू टॉक टू रिपोर्टर, ही इज हम्म। नॉट सेटिंग द नैरेटिव। So then what can set the narrative? Money can set the narrative. डीबीटी कैन सेट द नैरेटिव। तो आप करो भाई, आप स्टेट कॉफर से लुटा दो, देखा जाएगा जितना कहाँ से रिजर्व खर्चा हो गया, कर्जा लिया जाएगा। हमारी स्टेट की टोटल अर्निंग तकरीबन 56,000 करोड़ है, बजट तो हमारा 3 लाख से ऊपर है, वो सब मिला के सेंटर वेंटर का टैक्स मिला के, लेकिन हमारी जो अपने टैक्सेस से अर्निंग है वो 56,000। तो टू द हम्म। ट्यून ऑफ 56,000 इवन मोर, आपने डीबीटी 125 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, 400 से 1100 कर दिया, 1,89,000 परिवारों को 125 मेगावाट मिलेगा, 10,000, 1,21,00,000 परिवारों को, महिलाओं को आपने 10,000 रुपया दे दिया। फाइन, परफेक्ट। उसके बाद जितने भी हैं आपका टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका, जो भी आपके अपॉलिटिकल फोर्स हैं, आपके हम्म। पॉलिटिक्स में नहीं रहते हुए आपके वर्क फोर्स हो सकते हैं, उनको भी आपने दे दिया है। ये हम्म। सरकारी ब्राइब है, सेफली वी कैन से दैट, कि भाई हम्म। आपने उसको
एकदम मोनेटाइज कर दिया इलेक्शन को, भाई ले लो, ये हम दे सकते हैं। ये आप कोई भी इतनी इनकम्बेंसी के बाद ये कोई गवर्नमेंट, ये नीतीश कुमार ने कभी नहीं किया था। ही वो डजंट लाइक सब्सिडी और वो फ्री देने के लिए वो, लेकिन क्योंकि अब व्यवस्था है, कोई उपाय नहीं है, पहले सरकार में आना जरूरी है। हम्म अब देखिए इसके काउंटर में, अब इसके जवाब में, इस नैरेटिव के जवाब में तेजस्वी ने कैसी बात कही। एक एक परिवार को, घर में जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके यहाँ, आई थिंक वो मीन किए होंगे प्राइवेट नौकरी भी, बट इसे सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी। तो देखिए एज ए, अब हम लोग थोड़ा सा डेटा देखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं तो डेटा देखेंगे, हम्म तो हम लोग देखेंगे अच्छा 2 करोड़, आप ही का कास्ट सेंसस देख लिए, 2 करोड़ बिल्कुल 76 लाख फैमिली, 26 साढ़े 26 लाख को ऑलरेडी नौकरी है। आप किस सेक्टर में क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन सोशल सेक्टर में थोड़ा सा आप कर सकते हैं, पुलिस में थोड़ा सा कर सकते हैं, कितना कर लीजिएगा, और 25 लाख, सही बात 50 लाख दे दिए तो कितना हुआ, टोटल 75 लाख। हम बात कितना कर रहे हैं, टोटल 2.75 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम्म अब आइए एजुकेशन पर, 14.71 आपके मैट्रिक पास हैं, 9.1% आपके 12th पास हैं, 6.2% आपके ग्रेजुएट्स हैं, और डिप्लोमाधारी जो लोग हैं वो 0.58 हैं। क्या नौकरी दीजिएगा? आर यू प्रोमिसिंग अ लेबर फोर्स? कौन, हम्म क्या बनाओगे, क्या बनाओगे भाई? ईटा परवाओगे हमसे कि कुली का काम दोगे? क्या काम दोगे, क्या क्रिएट करोगे हमारे? ये इम्प्रैक्टिकल है, ये है। हम्म लेकिन बट एज ए रिपोर्टर, व्हेन यू हम्म गो टू द फील्ड, इट कैन बी ए गेम चेंजर। अगर ये चला गया नीचे, 10 लाख नौकरी हम्म की वादा करके वो ऑलमोस्ट सरकार में आ गए थे, 110 हम्म, लाए थे। कुछ थोड़ी बहुत सीटें भी, आप शासन में रहते हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खुल के नहीं बोलूंगा, आप समझ रहे हैं। जी तो 110 ले आए आप। अब ये नैरेटिव अगर चला गया, कल कल खान सर की एकेडमी में अजीत अंजुम गए थे, 4,000 बच्चे निकले, एंड जॉब एंड माइग्रेशन वाज द ओनली थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। हम्म अगर अब मैं जानता हूँ इट विल गेट ए ह्यूज क्रॉस क्रॉस एकदम ट्रैक्शन, कि लगेगा irrespective ऑफ द फैक्ट वेदर इज इम्प्लीमेंटेबल और नॉट, वेदर हम्म, इकोनॉमिकली लीगली फिजिबल और नॉट, वो उसमें बिल्कुल जाएगा ही नहीं लॉजिक में। दे विल जस्ट क्रेजी द मोमेंट दे हियर कि भाई नौकरी मिलेगी, वो हम्म पागल हो जाएगा। तो ये नैरेटिव करेगा। लेकिन अभी जो 7% का जो अंतर है दोनों कैंप में, अरिथमेटिक की बात करें कि चिराग हम्म पासवान कुशवाहा अगर इस बार साइड है, चलिए मांझी मल्ला को ले आए तो 2.5% इधर जोड़िए, फिर भी 5 से 7% का एज है। इस एज के साथ एनडीए स्टार्ट करती है, प्लस आप डोल्स आपने दिया है, प्लस आप सरकार में हैं, ये हम्म 2 फैक्टर। अब है कि वो बैटल को इसने क्या किया है, डोल्स वर्सेस जॉब फॉर ईच फैमिली नैरेटिव ने बैटल को, बैटल लाइन को क्लोज, इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर। हाउ क्लोज will it be that close as the last time? Only 0.3% difference, वो कितना था, हम्म, 37.26 एंड 37.23, बाद जी लेस देन 12,000 वोट का अंतर था। तो बैटल बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। उस टॉप ऑफ इट उसमें ऊपर से प्रशांत आ गए हैं, तो हम्म प्रशांत किसके किधर से क्या क्या, कुछ ना कुछ तो डैमेज करेंगे ही। थोड़े बिल्कुल थोड़े सीट, थोड़े थोड़े सीट्स में सबको हरवाएंगे, तो कहाँ बिल्कुल कहाँ के प्ले करता है। तो ऑल दिस डोल पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार हेल्थ एंड पीके फैक्टर, I think these are the variables for me in the upcoming election. Hope my answer covers. यस श्योर थैंक यू संतोष जी। इसके अलावा भी अगर ऑडियंसेस के कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मैसेज या हैंड रेज कर सकते हैं। और क्या 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 था, कुछ अभी कुछ मैसेज आया था। वो थैंक नोट है। हाँ, संतोष जी, जी। जैसे मैं ये देख रहा था कि एक जो नई पीढ़ी होगी, मान लीजिए अगले हम्म। 20 साल के या 25 साल के, ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस दिख रहे हैं आपको अभी? 25 साल, 25 साल का? नहीं, अगले 20-25 साल के लिए बिहार के लिए। अच्छा, अच्छा। अगले भाई 20 साल पिछले में पिछले पॉलिटिशियन। 25-30 साल से हम लोग लालू जी को देख रहे हैं, नीतीश जी को देख रहे हैं। अगले 25 सालों हाँ, तक के नहीं नहीं, लिए। आपने आपने अच्छे अच्छे अच्छा सवाल किया है, तो उसमें एक चैप्टर ही मैंने लिख दिया है, एक भूखे कंधे और नई पीढ़ी की जंग।
मेरी किताब का ट्रांसलेशन जो आ रहा है, तो एक चैप्टर ही मैंने इसमें दिया है, आपने सवाल किया है। तो देखिए, आप पांच छह प्लेयर तो ऑब्वियस हैं, हम देख रहे हैं, उसकी चर्चा में है, वो सर्कुलेशन में है, पावर में है, किसी न किसी फॉर्म में है। चाहे वो हम तेजस्वी की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, इवन नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की बात करें, जो कि जिनकी नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, कि क्योंकि उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है कि भाई डायनास्टिक रूल के अगेंस्ट में कैसे, हाउ कैन आई प्रोनोंस माय सन, बट ही वेरी मच इन द क्यू, वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स चिराग पासवान इज देयर, प्रशांत किशोर इज देयर, कन्हैया कुमार इज देयर। तो ये सारे नाम अभी हमको दिख रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद यंग जनरेशन में, अब देखिए 25 साल की उम्र में शांभवी चौधरी बन गई, बीजेपी में ही है अब। यंग सब लीडर हैं, गुरु प्रकाश पासवान है, भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। देयर आर सम गुड नेम्स। तो वो छिटपुट करके आ रहे हैं, लेकिन टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस विल गिव अस ए लीडर, वो देगा वो। अब ये, अब लास्ट पे सोशलिस्ट का जो रूल का जो एक पार्ट था, दो आइकन, जो जो बड़े जो लीजेंड्स थे, दे आर वॉकिंग इन सनसेट ऑफ देयर पॉलिटिकल करियर। लालू प्रसाद कंप्लीटली अभी आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फॉर लास्ट 10 years नाउ। नीतीश जी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, बिकॉज ऑफ हिज फेलिंग हेल्थ, आई डोंट थिंक ही वुड बी देयर फॉर मोर टाइम। मतलब मे बी अगर फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बन भी जाते हैं, आई डो नॉट सी मोर देन एक आध साल वो करें, क्योंकि वो स्वास्थ्य में नहीं है। बिकॉज अब पब्लिक अपीयरेंस में आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि मतलब इसको अब रहना चाहिए। ही इज बिकम मोर ऑफ ए क्राउन नाउ। जी, ओके। जी, थैंक यू। एक और सवाल है, उसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं संतोष जी। तो जी, कांग्रेस कांग्रेस का अगर हम बात करें तो पिछले हाँ कुछ। ना। जी। ए- अगर आप एक सवाल रघुनंदन जी कहना चाह रहे ओके, हाँ जी, रघुनंदन जी बोलिए। आ, सर। नहीं नहीं, सवाल नहीं करना चाहता हूं। जो मुकेश जी ने कहा, मैं उसी जी सर। संदर्भ, ये आप पत्रकार हैं। आप एक निष्पक्ष ढंग से आप लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होती है। जो जी मुकेश जी ने कहा, जो प्रश्न उन्होंने किया, देखिए, अभी तक हम लोग जितना आज जो 1 घंटे में हम लोगों ने जो सुना, जो एनालिसिस किया, मैं आपके साथ सहमत हूं। लेकिन ये टोटल मैथमेटिक्स है। सी आइडियोलॉजी इसमें कहीं नहीं फिगर कर रहा है। हम लोग केवल ट्रू ट्रू। बात कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है, जो मेरा अनुभव है, चूंकि मैं एक बहुत सेग्रीगेटेड फील्ड में काम करता हूं, मैं ट्रेड यूनियन करता हूं, 9-10% वर्किंग पॉपुलेशन के बीच में मैं काम कर रहा हूं, बाकी 90% वर्किंग पॉपुलेशन के बीच में मैं नहीं कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन आज के दिन में है, जो यंगर जनरेशन है, जैसे 25 साल, आप जब प्रश्न पूछा गया था, आपने कहा कि 25 साल उम्र, वो भी सही है। 25 साल उम्र में कोई आज अगर पॉलिटिक्स कर रहा है एक्टिवली, तो अगला 25 साल तक करेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है और जो इंटरेक्शन है, उसमें मैं जो देख रहा हूं, एक टोटल जनरेशन हमने क्रिएट कर दिया है, जिसको पॉलिटिक्स से एक्चुअली कोई मतलब नहीं। ये त्योहार हर 5 साल में आता है, जैसे भी आए, या 5 साल के बीच में कभी लोकसभा, कभी असेंबली, कुछ भी आते रहता है। कुछ वोट देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। लेकिन एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट और थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, इसका अभाव मुझको दिख रहा है। आपका क्या अनुभव है इसमें? आपको क्या लगता है? और एकदम अगर ऐसा एकदम। होगा, तो आप हम्म। भविष्य को कैसे विजुअलाइज करते हैं? क्या होगा 25 साल में? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें चिंता भी है। आपका ऑब्जर्वेशन के अलावा एक चिंता भी है, और मैं आपके साथ सेम पेज पर हूँ। मैं अगर देखिए पार्टी वाइज में देखता हूँ, देखिए रीजनल पार्टी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है कि उसके जो टॉप लीडर्स हैं वही 1 से 20 की जगह पर होते हैं, अनलेस कि उन्होंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया है। जैसे कि पासवान जी ने पासवान जी ने 13 में मुझको कहा कि मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, तो उसी से मैंने चिराग को ले आया। 20 में उनका निधन हुआ, तो ही वॉज वेरी क्लियर। लालू प्रसाद बहुत क्लियर थे। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है रीजनल वाले में, और मुकेश सहनी ने मुझे हाल के इंटरव्यू में मैंने कहा कि आई बिलीव इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स।
जब मैंने उनको कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को 85 में टिकट दिया था रामजीवन बाबू ने, जब कर्पूरी ठाकुर को इन्फॉर्मेशन दिया कि हमने एक रामनाथ को टिकट देंगे, बोला कौन रामनाथ? बोला अपना रामनाथ। बोला ऐसा करो न उसी को लड़ा लो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर उन्होंने कहा, एक जो पंच लाइन दिया कि भाई इंदिरा गांधी का वंशवाद वंशवाद, मेरा वंशवाद वंशवाद नहीं। तो वो उन्होंने ये पोजीशन लिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर रीजनल रीजनल क्षेत्र में आप देखिए कि या तो जो बेटे हैं वही हैं, और जो बेटे नहीं हैं, आज आप देखिए कि अब आज बीजू जनता दल का क्या होगा। अगर आप ममता बनर्जी अभिषेक को नहीं प्रोजेक्ट करें क्या होगा। मायावती ने अपने भतीजे को अगर घुमा फिरा के ऊपर दाव लगाया है, तो उस पार्टी। अब आइए मेन पार्टी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस, और यहाँ जो बिहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लिमिट करूंगा, यहाँ यही चीजें रिप्लिकेट होगी मोर और लेस। बिहार में जब 1996 में जब गठबंधन होता है, तो कैलाशपति मिश्र ने कहा था अनंत किशोर यादव को कि तुमने नीतीश कुमार को नेता मान लिया, तुम्हारा अपना नेता पैदा नहीं होगा। एंड उनकी वहां की प्रोफेसी कितनी सही थी। और द बेस्ट दे हैड वाज सुशील मोदी, जो कि ही वॉज ए वेरी गुड नंबर 2। सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद भी एग्रेशन नहीं था, मास अपील नहीं था, नीतीश कुमार के नंबर 2 ही रहे। तो उसके बाद वो सुशील मोदी के बाद का वैक्यूम देखिए। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद, उनको लोग तब जाने जब मुख्यमंत्री बने, पूरे पैन बिहार अपील के हिसाब से। रेणु देवी का ये परिचय दिया गया कि ये नूनिया समाज से आती हैं, इसलिए जाने लोग। वो हटे तो उसके बाद आप सम्राट चौधरी घूम घूम करके दूसरे एक ऐसे कुशवाहा निधर जो आरजेडी में रह चुके हैं, समता पार्टी में रह चुके हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जगह शकुनी चौधरी के बेटे हैं, और ये कुशवाहा वोट काट सकते हैं, नीतीश कुमार को जवाब दे सकते हैं, तो इनको ले आओ। तो बीजेपी, तो मेरा ये प्रश्न है कि बीजेपी ने लीडरशिप में इन्वेस्ट कहाँ किया पिछले 25-30 वर्ष में, कि कोई नेता तैयार हम करें, किसी को इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपने क्या तैयार किया? मीडियोकर। तो मीडियोकर की काफी भीड़ है। आप एक तरफ से आप उठाइएगा, चाहे वो संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, वो सारे आपको लगेगी आउटस्टैंडिंग लीडर कोई नहीं लगेगा आपको। आज हम सुशील मोदी को इसलिए याद करते हैं कि अब वो कितने बड़े लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जो पैमाना हो गया बहुत नीचे हो गया। अब आइए कांग्रेस में। कांग्रेस जब से हारी है, एक बार सिर्फ विपक्ष में रही है, 90 में जो हारी, उसके बाद तो 95 में बीजेपी विपक्ष में आ गई। कांग्रेस ने इन्वेस्ट ही नहीं किया पूरी लीडरशिप में। बहुत वर्षों के बाद सदाकत आश्रम में मैं अब थोड़ी भीड़ देख रहा हूँ। ये 7-8 महीने में कृष्णा अलावरू आए, जो बिहार इंचार्ज बनते हैं, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, कन्हैया कुमार आते हैं, राहुल गांधी 4-5 बार आते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन अगर हम पूछें कि बिहार कांग्रेस का फेस कौन है, तो जवाब मिलेगा नो वन। तो ये 25-30 वर्ष में आपने आपने कांग्रेस में किसी पार्टी में आपने फेस नहीं दिया। तो जितनी रीजनल पार्टी पॉलिटिकल में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती लीडरशिप क्रिएट करने में, या तो उसकी डायनेस्टी आएगी या पार्टी लगभग तिरोहित हो जाएगी। और नेशनल पार्टी में जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ की नरेंद्र मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग नेता नीचे बैठा हुआ है, तो उनको तो कोई भजन लाल शर्मा और मोहनलाल यादव चाहिए। ये चीज मैं खुले बोल रहा हूँ, इसमें कोई इसमें बात नहीं है। तो आप जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, वीक स्टेट होगा, तो आप स्टार्ट कीजिए ना, वाई एस येदुरप्पा से स्टार्ट कीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज चौहान से, अखिलेश शिवराज जी को वहां दे दिया आपने केंद्र में। तो आपने लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं, वेदर नेशनल पार्टी नहीं कर रही है, वो दे आर। सबसे बड़ा आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सबसे बड़े कौन कैंपेनर होंगे, स्टार कैंपेनर इस इलेक्शन के एनडीए की तरफ से? जवाब इज नरेंद्र मोदी, नोबडी एल्स। नीतीश कुमार विद हिज फेलिंग हेल्थ, आपके सेकंड रंग का कोई नेता ही नहीं है जो क्राउड पुल कर सके, 5,000 क्राउड बुला सके। वेदर इट इज सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। आप डिजिग्नेशन देने से, गिविंग डिजिग्नेशन डजंट मेक वन ए लीडर। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और अगले 5, मुझे लगता है कि परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस करे। कुछ यंग हेयर एंड देयर यंग फेसेस आते हैं पॉलिटिक्स में, वो कितना देर टिके रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। कुछ जो नए आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि उनकी विरासत है। संभवी इसलिए आए कि उनके पिताजी वो थर्ड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन है, तो कहीं ना कहीं बैकअप है। और कोई आप देखिए, आप प्रशांत किशोर की टीम में, प्रशांत किशोर की टीम में कितने आईटीएंस हैं, कितने बड़े 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 लिखोग हैं। वो लोग आएंगे, हम उनको उस तरह से विमर्श में ला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइम है, टाइम लगेगा इस चीज को आने के लिए। तो एक अच्छी चीज हो रही है ऑल सेड एंड डन, कि पीके फैक्टर ने एक काम किया है कि लोगों को सोचने के लिए विमर्श कर दिया है कि अच्छे लोग लाइए,
पढ़े लिखे लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। भले ही टाइम आए, डॉक्टर्स आए हैं, कर्पूरी ठाकुर की ग्रैंड डॉटर जागृति ठाकुर है, उसको इसीलिए नहीं बनना चाहिए कि उनकी पोती है। इस परिचय से तुमको मिल तो गया, लेकिन उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी क्रिएट करना चाहिए। तो इसका कोई सर फिक्स जवाब नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बट इवन आई एम लुकिंग फॉर आंसर टू दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष जी। अभी हम इस सेशन को रैप अप की ओर ले चलेंगे और द डिस्कशन वाज वेरी इनरिचिंग फॉर मी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूर्णिमा से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू यू पूर्णिमा। थैंक यू रौनक। थैंक यू सो मच संतोष जी। बहुत अच्छा, एक हेल्दी और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुआ, लालू यादव पे आया, नीतीश कुमार पे आया, प्रशांत किशोर पे आया, जितने मेन एक्टर्स रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स के, सबके ऊपर बात की गई। मैं खुद एक यंग वोटर हूँ, तो एक यंग वोटर को भी लाया गया। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, न्यूज़ मीडिया की बात करते हैं, तो हमेशा होता है कि इसने बस डिस्ट्रॉय किया है चीज़ों को, बैड वे में इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर आए कि कम से कम एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा चॉइसेस और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी स्पेस दिया है यंग जनरेशन्स को भी। और बाकी जो पीआर एक्टिविटीज़ चलते रहती है वो उसके बारे में हमें पता ही है। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू संतोष जी, आप हमारे इस संवाद में जुड़े और सबसे काफी अच्छे से जो भी रौनक ने सवाल किया उसका जवाब दिया, अ, अलग से भी जो सवाल है उसका जवाब दिया। तो बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रौनक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया इस पूरे सेशन को। इसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक मुकेश जी एंड कनौडिया जी, जिन्होंने पूरे इस संवाद के सेशन को कोऑर्डिनेट किया है, इसको स्टार्ट किया है। आई वुड लाइक टू थैंक अवधूत फॉर टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। And finally, I would like to thank all the audience. I would like to thank Raghunandan ji and all other audience जिन्होंने questions किया या फिर बहुत इतने मतलब 1 घंटे के सेशन में जुड़े रहे, अपना इंटरेस्ट दिखाया। And overall, it's a very nice and insightful session. So thank you all. ओके। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू एंटायर टीम, थैंक यू रौनक, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू मुकेश जी, संतोष जी। थैंक यू Thank you, ऑल द everyone. अनसीन नेम्स। Thank you. So, so we can leave, na? यस। Yes. Yeah.